नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम मुद्दा लेंगे इस वीडियो में अलग अलग तरीके से, अलग अलग सब्जेक्ट पे लेंगे। इसमें जो है हम आपसे शुरू किए हैं कि एक वीडियो जो है राजनीति बनाएंगे और एक वीडियो में जो है अलग अलग विषयों पर जो है विभिन्न तरीके से जितने भी सब्जेक्ट आज टीवी पे आ रहे हैं जी जी उसके बारे में हमारी अगर अलग कोई जानकारी है तो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहला चर्चा हम करेंगे कि जो ये बारसू में, जो रत्नागिरी में जो बारसू आंदोलन चल रहा है, अभी आज लगातार ये जो आंदोलन बड़ा होते जा रहा है, आखिर इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है और कौन है इसके पीछे? जो क्योंकि सर इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रामीण वालों को तो ग्रामीणों को इतना मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, उनको कौन उकसा रहा है, ये सबसे बड़ी सर विषय है। इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है कि आखिर में ये इसमें खोखे वाली बात है, कंटेनर वाली बात है, या क्या है जो कि वो डील नहीं हो पा रही है और ये आंदोलन का विषय मतलब रूप लेते जा रही है। हम तो इसी चर्चा करेंगे सर ये बारसू का जो सब्जेक्ट है ना उसमें कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि जैसे ही तुम्हारा पहला जो इनका होने वाला था वो कैंसिल हो गया और ऐसी बात हो गई कि अब वहाँ नहीं होगा और किधर होगा। तो उद्धव जी ने एक लेटर लिखा था मोदी साहब सेंट्रल को कि वे अभी यहाँ पे करेंगे हम लोग बारसू में तो अच्छा रहेगा। तो सर क्या है ना कि समाज में अपने उद्योगपति, मंत्री, उनके अधिकारी, IAS, IPS वो अभी खोज में रहते हैं कि कहाँ पे कल प्रोजेक्ट आने वाला है। सर अभी महापालिका में भी ये जो मैप्स बनते हैं या रचना होती है या रिजर्वेशंस पड़ते हैं तो एक लॉबी है जो एक दूसरे को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पे रिजर्वेशन आने वाला है, यहाँ से रिजर्वेशन उठा सकते हैं पैसा देके। तो वो उस तरह से जमीनों का खरीद फरोख्त करते हैं और आम आदमी को पता नहीं चलता है। अब इधर बारसू में क्या हुआ है कि जब किसी को मालूम ही नहीं था, जमीन खरीद ली है, हाँ कि भाई ये यहाँ पे आने वाला है, तब उन लोगों को पता था कि अभी ये परे बारसू का नाम दिया है तो अभी आएगी इधर। तो उन्होंने अनाप शनाप जमीन खरीदना चालू कर दिया। अभी शेतकरी का क्या रहता है सर कि वो बेचारा गरीब रहता है, उसकी जमीन में कुछ उगता नहीं है। सर अभी ये जो बारसू की जमीन है ना उसमें से 90% जमीन पे कुछ आता नहीं। तो ऐसी पड़ी है बंजर। मगर कैसा होता है कि मरे हुए भैंस का भी दाम लग जाता है कि मेरी भैंस मरी, अभी वो थी 10 लाख की, जिंदा थी तो 1 लाख की भी नहीं थी या 10,000 की भी नहीं थी, और मरने के बाद होती है। वैसा जमीन बेचने के बाद उसका भाव उनके दिमाग में आता है, क्योंकि पहले बेचते हैं ना तो उस दिन वो सर भूखे रह जाते हैं, करते बोलते हैं कितना दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 50,000। एक दूसरे को कभी सोचा नहीं था 50,000 मिलेगा, ये लो ये लो। तो अपनी जमीन ठाव 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 ठाव। सर पूरा कोकण बिक चुका है। कोकण में आम की बाग अभी मराठी आदमी के पास नहीं, सब उत्तर भारत के लोगों ने कब्जे में ली है, कब्जे में ले लिए हैं। वो एनुअल ये करते हैं, उनके पास पैसा देते हैं, अभी भाव नफा नुकसान सब हमारा। और मराठी आदमी सर नुकसान की सोचता है, फायदे की सोचता है, उसकी वो गलती होती है। तो लोगों ने क्या है ना जमीनें बेच दी। बाद में बारसू का प्रकल्प का आ नहीं गया, उसकी सूचना जब आई तब वो जाग गए, अरे अभी इनको कॉम्पेंसेशन करते करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं और हमने तो जमीन हजारों में बेच दी। तो पेट दुखता ही है, किसी का भी दुखेगा कि मैंने 1000 में बेची और ये करोड़ों में गई। और दूसरी इसमें सर एक छोटा सा स्कैम रहता है। देखो समृद्धि महामार्ग में जिन लोगों ने विरोध किया पहले और आंदोलन भी किया, आंदोलन को पैसा भी दिया, बाद में उन्हीं लोगों ने दलाली करके सब जमीनें बेची शेतकरियों से लेके, और वो कुछ लाखों में ली और करोड़ों में कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट से लिया। सर यहाँ भी ऐसा हुआ है। मैं अभी संजय को कोट करता हूँ क्योंकि बड़ा ये है आरोप है करके, मैं संजय को कोट करता हूँ कि संजय ने मुझे ऐसा बताया। वो बोला बारसू में क्या हुआ है अनिल। मैं बोला ये अचानक से बहुत भड़क गया, मुझे अपेक्षा नहीं थी इतना भड़केगा, और जमीनें तो इन्होंने खरीद ली बाकायदा। बोले उसमें अनिल 2 प्रॉब्लम है। ये जमीनें जब ली तो आम आदमी को पता नहीं, उनको आश्चर्य, उनको क्या लग रहा था कि ये बंजर जमीन है ना, यहाँ पे ये लोग कुछ आइडिया कर सकते हैं, कोई फार्म हाउस बनाएगा, कोई अपना ये बनाएगा वो बनाएगा। उनको मालूम नहीं था कि इधर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें करोड़ों का ये मिलेगा नुकसान भरपाई। तो उन्होंने बेच दी हजारों में, लाखों में, ज्यादा से ज्यादा।
और बाद में ऐसा हुआ, वो बोला कि उदय सामंत, उदय जी आप मेरे मित्र हैं मगर फिर भी आपका नाम लेता हूँ, और संजय के पास कुछ दस्तावेज है कि जिसमें देखो उदय सामंत की एक बड़ी लॉबी है कोकण में, और उनके बहुत सारे चाहने वाले दोस्त, पार्टनर्स, फिनेंसर्स, और सब एक बहुत बड़ी लॉबी है। उदय सामंत सर तगड़ा आदमी है कोकण का, तो अभी राणे साहब से भी ज्यादा उसकी लॉबी है बड़ी, और फाइनेंशियल सब ये सर बहुत कंट्रोल करता है वो। तो 90% ऑफ द लैंड ये उदय सामंत, और वो नाम में नहीं है, उसका भाई और वो उदय सामंत और उनका भाई वो मिलके उन्होंने सब मैनेज किया है वो अभी इसको सर संजय को भी मैं बोला, अभी भी बोलता हूँ कि ये स्कैम नहीं बोल सकते सर। आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ तेरे को तेरे जमीन का कितना पैसा चाहिए, तो तुम हिसाब लगा के बढ़ा चढ़ा के बड़ा आदमी क्या आदमी है करके तुमको 10,000 चाहिए, तुम बोलते हो 25,000 चाहिए, बोलते ठीक है कोई बात नहीं 25,000 चाहिए, ले लो ये 25,000। वो खुश, वो बोलता है अभी 25,000 के हिसाब से सर कई बड़ी जमीन रहती है, उसको लाखों में मिलता है उसका भी, तो सोचता है अभी उड़ाऊंगा सर। फलाटी आदमी मिलने से पहले उड़ाने की बात, चलो अभी शादी में तो धमाल करेंगे, जरा घर भी जरा अच्छा कर लेते हैं, एक गाड़ी तो चाहिए, अभी गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी सर मैंने देखा है आंखों से सर, करोड़ करोड़ रुपए जिन लोगों को मिला है भूमिपुत्रों को, सर 2 साल के बाद वो कर्ज लेने के लिए बैंक के दरवाजे में खड़े देखे हैं मैंने बोला इतना करोड़ मिला था, वो बोले घर बांधा, बच्चे के लिए एक गाड़ी, मेरे लिए एक गाड़ी आलीशान, शादी कर दी, शादी में ही 1.5 करोड़ गया। ऐसा होता है इनका। सुतर देखो उदय सामंत को ये बोलता है, संजय बोलता है कि ये स्कैम किया उसने और सब जमीनें हड़प कर ली। सर अभी ऐसा है कि सर शेयर में ऐसा होता है कि नहीं, मेरे तुम्हारे और मेरे कॉमन मित्र है आशीष करके, सर वो शेयर बाजार के जानकार है, और वो जब बोलते कि ये शेयर ले लो, तो कभी कभी हम उनको बोलते हैं ये शेयर का तो कुछ भाव नहीं है, बोलता है इसीलिए तो बोल रहा हूँ अभी शेयर लोएस्ट पॉसिबल में है, मगर इसका भाव बढ़ने वाला है, 1 रुपए का 100 रुपया होने वाला है, ले लो मेरे कहने से, अगर विश्वास है मेरे पे, और आप ले लेते हैं और 1 का 100 होता है, तो क्या स्कैम है, क्या स्कैंडल है, तो क्या गड़बड़ है, ये स्पेकुलेशन है, ये व्यवहार है, ये बिजनेस है, और बिजनेस में स्पेकुलेशन पे बहुत कुछ होता है। सर अगर वो अभी बारसू को नहीं हुआ ये जी, दूसरी बात सोचिए, ये अगर बहुत बड़े एनरॉन का हुआ कि नहीं, गया ना वो 12 के भाव में जमीनें ली थी लोगों ने, वो अभी इसमें पवार साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, नहीं कहा है कि उनकी जो ग्रामीण लोगों की जो शेतकारी है उनको बातें सुननी चाहिए सरकार को, और अगर इसमें उनको दिक्कत है, अब दिक्कत किसको है ये नहीं पता है, मतलब शेतकारी को दिक्कत है कि आज नेताओं को दिक्कत है, अगर दिक्कत है सर, दोनों की दिक्कत है तो उसको और कहीं शिफ्ट सर। नहीं सर, कैसे है कि इन लोगों ने जमीनें लेके रखी है, तो स्पेकुलेशन में लेके रखी है कि कल इधर होगा करके लेके रखी है, वो अगर दूसरी जगह जाता है, एक तो जहां जाएगा वहां पे आंदोलन। सर अभी कोकण का भूमि है ना, वो उद्योग धंधे के लिए नहीं रही, कोई भी कहीं भी, पश्चिम महाराष्ट्र में आप जाओ सर, देखो हमारा वीडियो कितना इफेक्टिव रहता है। उस दिन मैंने बोला कि अदानी के साथ पवार साहब इसलिए गए थे क्योंकि उनका एक एनर्जी का कुछ हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट इधर आ रहा है पश्चिम महाराष्ट्र में। सर उस दिन मेरे पास इतना ही ये था जानकारी। सर आज न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में डिटेल आया है कि करीबन 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट अदानी का पवार साहब के एरिया में आ रहा है। क्या बारामती के बाजू में आ रहा है। तो सर ये भी रहता है ना, सर अभी 1000 करोड़ लाख करोड़ का प्रोजेक्ट में अदानी साहब का आ रहा है, तो पवार साहब का भी इंटरेस्ट रहेगा ना उसमें। बिल्कुल। फिर तो उदय सामंत को मैंने स्कैम किया ऐसा नहीं बोलूंगा, उनको मालूम पड़ गया या तो अंदाजा किया कि ये जमीन को भाव आने वाला है, वो करोड़ों में मिलेगा, उन्होंने क्या हमारा चर्चा तो यही है सर, शेतकरी दुखी है क्योंकि उसने हजारों में बेचा और करोड़ों का भाव मिल रहा है, इसलिए वो दुखी है। वो बोलता है कि तुमको करोड़ मिल रहे तो मेरे को लाखों तो मिलने चाहिए थे, या तो मुझे ही करोड़ मिलने चाहिए थे, सरकार को मुझे देना चाहिए। ऐसा भी हमारा चर्चा ये है कि आंदोलन के पीछे कौन है, मतलब आंदोलन सर, आंदोलन कोई तो पीछे उबाठा है,
और उबाठा में भी सर गड़बड़ हो गई। राजन साड़वी जो है वो उसके साइड में चले गए कि होना चाहिए, क्योंकि उनके भी इंटरेस्ट रहेंगे। जी, और ज़्यादा जमीन लिए हों आप। हाँ होगा। तो मगर सर ये मैं बोलूं, जी। अभी पवार साहब ने जो बोला है कि आप उनसे बात करो, जी, बात करो और नई बात बनती है तो वहां से शिफ्ट कर दो, ये भी शिफ्ट बोलो। करो। सर अभी मुझे लगता है कि सरकार है ना, जी, वो धीरे धीरे पॉलिसी ऐसी लेगी कि जरा भी विरोध करते हैं आप तो बोलेंगे जाओ, नहीं करते। और सर क्या है ना, एक जगह कुछ होता है, दाभोड़ में एनरॉन को ये हुआ है ना, यहाँ पे भी अगर शिफ्ट हो गया, और नानीज को होना वाला था ना ये पहले प्रोजेक्ट, फिर वहाँ के लोगों ने हटा दिया, फिर यहाँ पे आ गए, तो धीरे धीरे कोकण में लोग आएंगे ही नहीं। भविष्य में एकदम कोकण खाली ही रहेगा सर। कोकण जबकि बहुत कुछ सर दे अभी सकती है। देखिए ना, राणी साहब इतने उद्योग लघु सूक्ष्म हाँ। मध्यम के मंत्री हैं, वो इतने चाहते हैं, फिर भी कोकण में आने के लिए तैयार नहीं। कोकण आदमी की जो एक मानसिकता अलग हो गई। मानसिकता है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, भरोसा नहीं रहेगा ना लोगों उद्योग धंधे के ऊपर नहीं है। और वो बोलेंगे हम अभी ये तो ठीक है सर, इन्वेस्ट किया नहीं है कुछ, उसके पहले आंदोलन, उसके पहले आंदोलन है, ये तो अभी सरकारी पातळी पर। कल अगर कोई बड़ी कंपनी आती है वहां पे पैसा डालती है और बाद में ये होता है तो सर भारी पड़ता है, उसका नुकसान हो जाएगा पूरा। नुकसान मतलब करोड़ों। सर ये अभी थोड़ा 1 मिनट और लेता हूं मैं, एक किस्सा सुनाता हूं मैं कि गोवा में एक अपने जो ये हैं उद्योगपति जो से नाम नहीं ऐसा नहीं, उनका नाम लेना चाहिए मुझे। तो उनको उन्होंने एक मेटा स्ट्रिप करके कारखाना डाला 200 करोड़ का। और सर वहाँ के लोग भी शाणे थे, उनको मालूम था कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि जमीन वगैरह सरकार ने दी थी, तो जिंदाल तो महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का जिंदाल का था प्रोजेक्ट सर। तो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट सब हो गया सर। कल प्रोडक्शन है, मतलब शुरुआत है, उद्घाटन है। एक दिन पहले पर्यावरण वाले उड़ गए, दूसरे दिन भूमिपुत्र वाले उड़ गए, दरवाजे पे फंक्शन नहीं होने देंगे। भूमिपुत्र पहले उनका ये जो काम है इसमें हमको 90% लोग हमारे चाहिए, तो बोले हम लेने को तैयार थे। हम एडवर्टाइज के ऊपर दे रहे थे कि आओ आओ आओ, आप में से कोई आता नहीं था, क्योंकि ये जो सर मेटास्ट्रिप जो कंपनी थी ना, वो क्या करते थे, रबर में से लोखंड और तांबा कॉपर निकाल के उसकी पट्टियां बना के दुनिया भर बेचते थे, बेचने वाले थे। उनकी दूसरी जगह है कारखाना, तो वो जो है ना रबर वो जलता है, उसमें से वो कार्बन निकलता है, प्रदूषण भी होता है, और ये पट्टी भी निकलती है। तो वो पट्टियां एक साथ करके उसको पिघला के एक पट्टी बना के उसके रोल बना के वो बेचना था उनको दुनिया भर में। तो वो काम के लिए कोई गोवा का आदमी तैयार नहीं था। इसलिए कोई जब मालूम पड़ा कि यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे धूप है, मतलब ये है उष्णता है, तो कोई आया नहीं। बाद में बोले कि नहीं हमको काम चाहिए, बोले आ जाओ, काम चाहिए आ जाओ। बोले हमको ये काम नहीं चाहिए, हम जिसमें हमको ये आप बाहर के लाओ, बांग्लादेशी लाओ, उत्तर प्रदेशी लाओ, कुछ भी लाओ, ये हम नहीं करेंगे। हमको आप एक काम करो ना, हम भूमिपुत्र हैं, हमको 1 महीने का कुछ दे दो, हम यहाँ आके देखभाली करेंगे। बोले सुपरवाइजर कितने होते हैं, वॉचमैन कितने रखेंगे, 200 लोगों के पीछे आपके तो 500 खड़े हैं कि हमको नौकरी दो, ऐसा नहीं होगा। तो निगोशिएशन चालू हो गया सर। उसमें बाद में सर, ये बात मैं मित्रों इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ तक जाती है सर, एक छोटी सी बात सर। बाद में ऐसा हो गया कि वहां का जो चर्च था वो बीच में आ गया सर। पादरी और क्रिश्चियन धर्मगुरु वगैरह वगैरह सब उसमें उतर गए, और पर्यावरण का मुद्दा पकड़ लिया उन्होंने सर। और एक लफड़ा पर्यावरण का मुद्दा पकड़ने के कारण, तो वो आने के बाद क्या करे सर। उस समय अपने मनोहर पर्रिकर जो थे वो भाजपा के नेता थे, मुख्यमंत्री थे उस समय? नहीं, विरोधी पक्ष नेता थे। तो उनसे मेरी कभी पहचान हुई थी, और मैंने उनको बताया था कि कभी आप याद करें तो मैं आ जाऊंगा। तो उनका मैसेज एक दोस्त के थ्रू आ गया कि जरा अनिल जी आ जाइए। मैं गोवा गया, तो बोले ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ,
तो मैं ओपनली ये पर्यावरण वालों को या भूमिपुत्रों को विरोध नहीं कर सकता। तो क्या हो सकता है कि ये कारखाना होना चाहिए। अभी 200 करोड़ उन्होंने जो डाले हैं, उसके पहले वो मुझे मिले थे कि बोले गोवा में ये एक प्रोजेक्ट हम डाल रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैंने बोला कि गोवा के भले के लिए प्रोजेक्ट है, प्रदूषण वगैरह का जो कंट्रोल का सिस्टम है वो आप कर लीजिए और बिल्कुल कीजिए। बोला, मैंने बोला करके उन्होंने 200 करोड़ डाल के ये प्रोजेक्ट किया और अभी होने नहीं दे रहे। तो मैं बोला, मेरे ओर से क्या तुम चाहते हो? ये मैं पर्रिकर का नाम लेके बात कर रहा हूँ सर, हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, उसकी विटनेस मेरे पास होंगे ना। तो बोले, क्या कर सकते हो? मैं बोला, इसमें ज्यादा मुश्किल कहाँ आ रही है आपको? वो बोले, क्या है ना कि मीडिया भूमिपुत्र और ये जो क्रिश्चियन लॉबी है उसके साथ है, और पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडिया जो यहाँ का है वो भी उनके साथ है। और कुछ संगठनाएं हैं कि जो पर्यावरण के नाम से थोड़ी सी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ऐसी लोग हैं, तो वो भी बहुत अड़चन करे। सर ये किस्सा सुनने लायक इसके लिए है कि मेरी महत्ता नहीं बता रहा हूं मैं, किस तरह से ये किया जाता है बड़े उद्योगों को परेशान। तो मैं बोला, सर मेरे को लीला पेंटा में, लीला होटल में एक सूट बुक कर दीजिए और मुझे ये अमाउंट दे दीजिए, मैं 2 महीने में ये पूरा आंदोलन आपको ये करके दिखाता हूँ। बोले, बात क्या कर रहे हो? मैं बोला, दिखाता हूँ ना, मेरे भी ऐसे बहुत सारे कारनामे किया हूँ। तो बोले, ठीक है, जाओ लीला में रहो और तुमको जो तुमने मांगा है वो मिलेगा। सर आप बिलीव करो, मैं कैसा किया इसके ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार बोला था कि दत्ता सामंत की मीटिंग इंदिरा गांधी से मैंने निर्मला देशपांडे और प्रभा राव को बीच में डाल के की थी, वो मामूली चीज नहीं है सर। इंदिरा गांधी के साथ दत्ता सामंत की मीटिंग, जब वो उसका स्ट्राइक था, तब निर्मला देशपांडे और प्रभा राव के थ्रू मैंने की। सर अनिल तते ऐसा ही नहीं हुआ, लोगों को समझ में नहीं आता है। सर जिंदाल को मैंने बताया कि आप उनसे भी बातें होती रहती थी मुझे, उनके एक जिंदाल है वो मेरे से बात करते थे, तो क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि मैं पिक्चर में नहीं आना चाहिए, तुम जिंदाल से बात करो। मैंने बोला कि ये जो सब क्रिश्चियन मिशनरीज और धर्मगुरु और वो ये बीच में आए हैं, उनको रोकने का एक तरीका है, अगर आप कर सकते हो तो करो। तो बोले, क्या है? मैं बोला, जो रोम में पोप बैठा है उसका मैसेज देखो, सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। ये इंदिरा गांधी वगैरह को मिलाया वगैरह वो अलग बात है, पोप की बात कर रहा हूं, रोम में बैठे हुए, और जिंदाल को मैं बोल रहा हूं, सर नाम लेके बोल रहा हूं। अगर उनका मैसेज यहाँ के क्रिश्चियन चर्च और इसको आता है कि भाई कोऑपरेट विद जिंदाल्स, एक दिन का समय है, तो वो जिंदाल थे, वो कैसा मैनेज हो सकता है, क्योंकि पोप के पास जाना है ना। वो बोले, हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं। मैं बोला, कनेक्शन भी आपको बताता हूँ, जहां से आप जाइए मिलिए और कर लीजिए। मैं बोला, सोनिया जी से जाके मिलिए, शी हैज स्टिल इन्फ्लुएंस विथ पोप। सर आप बिलीव करो दोस्तों, आप बिलीव करना चाहिए, क्यों मेरे पास अभी पर्रिकर नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत सारे, ये बाद में जो चीफ मिनिस्टर वगैरह बने उनमें से भी कुछ लोग उस समय पर्रिकर के साथ थे, वो भी वो विटनेस है, वो भी मेरे को बोलते थे कि क्या तुम एक छोटा पत्रकार होने के बावजूद क्या क्या करते हो। बाकी गोवा में जो मैंने किया वो तो हंगामा ही था, कैसे यूनियंस तोड़े, कैसे संगठनाएं तोड़े, कैसे मीडिया को पूरा मतलब क्या किया, वो हंगामा ही था। मीडिया वाले तो गोवा वाले बोलते हैं तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे जाने के बाद ये ऐसा कभी गोवा में हंगामा हुआ ही नहीं है मीडिया वालों को। तो सर सोनिया गांधी को मिले, सोनिया जी ने डायरेक्ट जो उनके पोप हैं रोम के, उनसे बात की। सर वो पोप का मैसेज गोवा में आ गया कि कोऑपरेट विद द जिंदाल्स, और सर एक दिन में उन्होंने अपना आंदोलन किया। बाकी आंदोलन तोड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं, उनको जो चाहिए उसको जो मिला, तो लीडर टूट गए, बाद में ये हो गया। आज जिंदाल का कारखाना चालू हो गया उधर गोवा में, बाद में इसके बाद हो गया सोल्यूशन। और आज भी अगर जिंदाल के पास आप जाएंगे और बोलेंगे आप अनिल तत्ते, अरे बोलेंगे मेरा 200 करोड़ का फैक्ट्री जैम हो गया, तो वो आदमी ने क्या मेरे को कहां तक पहुंचाया, और वो चालू हो गया। अभी सर दुर्दैव ऐसा है कि कोरोना काल में जो प्रॉब्लम हुआ जी सर, उसकी वजह से मेटा स्ट्रिप अभी बंद है, और अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सर गोवा गवर्नमेंट जो नया आया है उन्होंने प्रदूषण के नियम भी ऐसे कठोर कर दिए कि अभी ये इस प्रकार के कारखाने बंद हो गए। और सर ये कर सकते हैं, अभी ये जो बारसू है ना,
सर ऐसा ऐसा है ना इसके कि उद्धव जी द्विविधा में है, उद्धव जी दुविधा में है। अगर वहाँ के लोग हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि लोकल लोग अगर जरा बोलते हैं कि हम विरोध नहीं करेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, क्योंकि 1200 का जमीन उन्होंने ही सजेस्ट किया। और लेटर है मोदी जी के पास लेटर है उनका, तो वो साथ में आएंगे, ठीक है, हिस्सा मांगेंगे, वो दे देंगे ये लोग, तो उसमें क्या है, सब हिस्सेदारी वाली बात है। हाँ, तो सर ये सब मगजमारी जो है वो सर कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान है। चलो दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा जो दंतेवाड़ा में जो सैनिकों की हत्या हुई है, सर ये लगातार क्यों हो रही है ये सब, इसको कहीं सर ये दुनिया भर में ऐसे देखो, ये अपने यहाँ होता है ना, नहीं अपने यहाँ होता है, हमको दुख होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है कि यहाँ पे ये रोक सकते हैं। ये सब जगह है सर। मेरे को देश बताओ, अमेरिका तो आदर्श है, 9/11 कहाँ हो सर? 2 विमान एयरपोर्ट से निकले, जाके उन्होंने ट्विन टावर तोड़ दिया। मैं अमेरिका बहुत बार जाता हूँ सर, वो ट्विन टावर तो एक डिस्ट्रक्टिव साइट था, तब से वो अभी फ्रीडम टावर बना, तब तक मैं कई बार जाके देखा हूँ वो साइट। कभी कभी सोचता हूँ कि एयरपोर्ट से उड़े, हाईजैक किया, कम से कम सर 40-50 लोग उसमें शामिल थे, फिर भी ये सब हुआ और अमेरिका रोक नहीं पाई। बाद में सर वो पेंटागन से लेके सब जगह उन्होंने बमबारी की, वो भी रोक नहीं पाए। तो दुनिया में अभी रशिया जैसा सामर्थ्यशाली राष्ट्र 1 साल होगा यूक्रेन को बर्बाद करता जा रहा है, फिर भी वो भी बर्बाद हो रहा है कि नहीं? हमने नाम नहीं ले रहा है, नहीं ना, हिंसा चालू है। अफगानिस्तान में देखो क्या हो रहा है, पाकिस्तान में भी अभी ये स्फोट होते हैं सर, ये सब जगह होता है जी। कोई राष्ट्र में नहीं। सर पेरिस में मेरे कोई रिश्तेदार है नजीकी के, वो पेरिस में गए थे, तब मैंने देखा कि ऐसे बॉम्ब स्फोट लाइन से हो गए। तो मैंने उनको फोन किया, मैं बोला क्या सब सुरक्षित हो? बोले हमारे होटल के नीचे से लाइन से बम फूटते गए। मतलब सब जगह हो रहा है और कोई किसी को रोक नहीं सकता है। सर अमेरिका में मेरे बहुत रिश्तेदार है, मैं हमेशा थोड़ा सा मन में टेंशन रहता है। वहां पे कोई भी उठता है, मशीन गन लेता है और 10-12 लोगों को मार देता है, क्लब में मारते हैं, स्कूल में मारते हैं, तो कोई रोक नहीं सकता सर। तो ये नक्सलवादी हमेशा ऐसा करते हैं, बाद में सरकार भी उनको सबक सिखाएगी जी। ये चलता रहता है सर। इतना बड़ा देश है, हम चीन से लड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान से लड़ने की बात करते हैं, और हमारे देश में जो नक्सलवादी है, जो घर में नक्सलवादी, हाँ, उनको नहीं अभी तक हम सर 6 राज्यों में और 33 जिलों में उनका राज है आज भी, पैरेलल गवर्नमेंट है जी, जी। सर हम श्रीलंका के बारे में बोलते हैं कि प्रभाकरन ने उधर इलम बनाया था तमिल, है कि नहीं, और ये कैसे बनाने दिया सर? 12-15 साल वो युद्ध चला और वो युद्ध में हमने प्रभाकरन को मदद की सर। जितने भी शस्त्रास्त्र इलम वाले चलाते थे, उनकी ट्रेनिंग तमिलनाडु के जमीन पे होती थी, वो भी रहता है सर। नक्सलवादियों को चाइना का सीधा सपोर्ट है, पाकिस्तान का पहले था, अभी बांग्लादेश होने के कारण वो बंद हो गया, पर चालू है उनका चीन का सपोर्ट। सर उनके शस्त्र वगैरह जो आते हैं सब चीन से आते हैं, तो चीन कहीं कहीं दुश्मनी निभा रहा है, तो उसमें से ये, और ये नक्सलाइट वो माओवादी ही रहते हैं, उनको पहले माओवादी बोला जाता था, अभी माओवादी नहीं बोलते, क्यों? माओ चीन में नहीं रहा, तो उसको नक्सलवादी बोलते हैं। सर ये अवॉइड नहीं होता है कितना भी करो। अभी पुलवामा के बारे में तुम्हारे जो ये सतपाल मलिक जो बोल रहे हैं ना, उसमें भी ऐसा है कि मैंने थोड़ा मालूमात किया उसके बारे में कि सर उनको जितनी संख्या में सैनिकों को लेके जाना था, उससे ज्यादा सैनिक कई बार उसी रास्ते से गए हुए हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैंने अभी चौकसी किया कि पहली बार इतने सैनिक ऐसे गाड़ी से गए कहा? बोले नहीं ना, जाते जाते रहते। बोले कभी कभी 10-10 हजार सैनिक वो रास्ते से निकलते हैं और उसके आगे पीछे गाड़ियां रहती है, ये रहती है, तो बोले ऐसे अनोखी चीज नहीं है कोई। अभी उस दिन, और वो देखो सर, सतपाल मलिक आधा झूठ बोलता है, आधा सच बोलता है। उसने वो मामला हुआ, सरकार ने उनको मत बोलो बोला, वो हो सकता है, मगर उन्होंने जो बोला कि सुरक्षा प्रबंध नहीं किए गए। तो डोवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आगे जो उनकी गाड़ियां रहती है, जो माइंस और इसकी सब ये करती है, या किधर भी अगर आरडीएक्स वगैरह कुछ है तो उसका सुगावा उनको लगता है। सो वो थी, आगे थी, बीच में थी, बाद में थी। ये जो हमला हुआ, हाँ, वो आगे से नहीं हुआ है, मतलब वो बीच में गाड़ी, बीच के एक रास्ते पे गाड़ी घुस गई।
अभी वहां पे पुलिस भी होगी, 10 पुलिस, तो वो सर अंदर घुस के ये करने वाले थे, इसलिए उन्होंने किया। फिर उसमें ये हुआ है। सर शहीदों को श्रद्धांजलि देते समय हम सरकार को भी कितनी गाली दें, जी 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 इसकी भी मर्यादा होती है। और ये सतपाल मलिक को अभी सूझा, राज्यपाल था 5 साल उसी दिन, नहीं उस दिन भी वही राज्यपाल था, उस दिन उसको रिजाइन करना चाहिए था। इतने तत्वनिष्ठ हो ना तुम कि भाई सैनिक शहीद हो गए, मुझे दुख है, मेरी रिजाइन कराओ, किया नहीं किया। अभी उसको अपोजिशन का टिकट चाहिए लोकसभा का, तो ये मोदी सब- के ये सब खिलाफ कर- जो आघाड़ी बने हुए हैं उसको चाहिए करके वो बोल रहा है। इससे कुछ नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है सर। और कौन सा एक मुद्दा आजकल चल रहा है दूसरा, ये बारसू का है, ये है। और अजीत दादा के बारे में शरद पवार ने बोला कि भाकरी बदलने का समय आ गया है, तो भाकरी मतलब अजीत दादा ही है, तो शायद उनको बदलेंगे, देखते हैं कैसा होता है। देखते हैं वो आगे का विषय है। आगे फिलहाल अभी तो अलग विषय है। इसी चर्चे पर भी यस यस पूर्ण विराम करते हैं। जी। तो आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रतिक्रिया जो जानना हमें बहुत जरूरी है। तो लगे रहिए हमारे साथ, हम देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।